नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आज के विशेष कार्यक्रम जो सुबह 9 बजे हम हर दिन करते हैं। आज गुरुवार है और कहानियों का दिन है। प्रफुल्ल भाई हमारे साथ हैं, प्रफुल्ल कुलख्यार भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और आप तमाम साथी जो हमें देख रहे हैं, आपको भी नमस्कार, आप सबका स्वागत। आज गुरुवार के दिन हम कहानियों पर बात करते हैं। पिछले कुछ सप्ताह से प्रेमचंद की कहानियों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम कहानी बदल रहे हैं और आज की कहानी है उसकी माँ। उसकी माँ कहानी है पांडेय वेचन शर्मा उग्र, जो प्रेमचंद के ही समकालीन थे। ये कहानी हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में पढ़ी है। मुझे तो स्कूल का दिन याद है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कॉलेज, आजकल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, 11th में पढ़ाई जाती है। हमने स्कूल में पढ़ी थी कहानी उसकी माँ। और उसकी माँ के बारे में मैं देख रहा हूँ कि जो लिखने का समय है, तो 1920 के दशक में ये कहानी लिखी गई और बताया जाता है कि 25-26 में ये प्रकाशित हुई थी। तब देश में जो है स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। जो बार बार कहते हैं प्रफुल्ल भाई की प्रेमचंद की कहानियों पर बात करते हुए, प्रेमचंद के उपन्यासों पर बात करते हुए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो ये कहानी भी उसी समय की है। और इस कहानी में जो है मूल तौर पे दो महत्वपूर्ण किरदार हैं। एक है लाल, लाल जो हीरो है, और एक है उसकी माँ जानकी। उसमें एक और किरदार है जिनके माध्यम से कहानी कही गई है, वो है जमींदार है एक, जिनके घर जो है लाल के पिता काम करते थे जमींदार के यहाँ। और इस वजह से जमींदार साहब की उनके प्रति एक खास किस्म का लगाव है, सहानुभूति है। कहानी मैं शुरुआत करता हूँ। ये जो कहानी है ये स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है कि ये लाल जो है वो अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी माँ को नहीं पता है, बाद में जब पता चलता है, जब उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और बड़ा दिलचस्प शुरुआत की है इन्होंने। पहले शुरुआत की है कि जमींदार साहब बैठे हैं और उनके घर जो है पुलिस सुपरिटेंडेंट पहुंचते हैं। जमींदार साहब बोलते हैं कि मैंने हाथ मिलाकर एक चक्कर खाने वाली गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वह व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। जमींदार थे तो सुपरिटेंडेंट साहब बड़ी कद्र से, इज्जत से बात कर रहे हैं। जमींदार साहब लिखते हैं कि मैंने भी नम्रता से कहा, आज्ञा हो। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली और डायरी से एक तस्वीर, बोले इसे जरा बताइए तो आप पहचानते हैं? हाँ पहचानता तो हूँ, जरा सहमते हुए मैंने कहा, इसके बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है, पूछिए इसका नाम क्या है? जमींदार साहब बताते हैं, लाल। मैं इसी नाम से बचपन से इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर ये पुकारने का नाम है, एक नाम कोई और है, वो मुझे स्मरण नहीं है। कहाँ रहता है? सुपरिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वो रहता है, वह और उसकी बूढ़ी माँ। बूढ़ी का नाम क्या है? जानकी। और कोई नहीं है उसके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? अब जो है आगे इंट्रोडक्शन देते हैं वो कि लाल के पिता का देहांत हो गया, अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है वह 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप इसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? सुप्रीडेंट साहब ने कहा कि यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें ये सरकारी काम है, इसीलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। आगे यह है कि लाल की माँ एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया। जमींदार साहब, मैं पूरी कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ, बीच बीच के हिस्से जा, ताकि आपको कहानी भी समझ में आए और बहुत ज्यादा समय भी न लगे। लाल की माँ, एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपना करता है? तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना? भोगोगी। लाल की माँ ने कहा, क्या है बाबू? लाल क्या करता है? मैं तो उसे कोई बुरा काम करते नहीं देखती। बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे नहीं पड़ती। हाँ लाल की माँ, बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार है। जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। जमींदार साहब सरकार को धर्मात्मा, विवेकी, न्यायी बता रहे हैं, चूंकि जमींदार है। तभी माँ माँ पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आया, लंबा, सुडौल, तेजस्वी, सुंदर। माँ,
उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई है, चल तो, मेरे कई सहपाठी वहां खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। तो लाल अपने दोस्तों के साथ घर आया और माँ वहां नहीं दिखती है, तो वो यहाँ आ जाता है और फिर वो उनसे बात होती है जमींदार साहब से। जमींदार साहब पूछते हैं, तो वो जवाब देता है, लाल, आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं। हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य हैं। मैं जरूरत बेजरूरत जिस तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूँ, देश की दुर्व्यवस्था पर उबल उठता हूँ, इस पशु हृदय परतंत्रता पर। और तुम्हारी ही बात सही, जमींदार साहब बोलते हैं, तुम्हारी ही बात सही, तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बकबक क्यों? इससे फायदा? तुम्हारे इस बकबक से न तो देश की दुर्दशा दूर होगी, न ही उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो, इसके बाद कर्म करना, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। उसने नम्रता से नमस्ते किया और, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। उसके बाद वो कहते हैं, जमींदार साहब, चाहना होगा, विवाद करना होगा, मैं केवल चाचा ही नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है, भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूँ? इस भरोसे मत रहना। लाल कहता है कि इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त, मैं कट्टर राजद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरे को दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, मैं भी अपना छोड़ नहीं सकता। प्रफुल्ल भाई, इतना जो मैंने पढ़ा है इसमें आज की झलक मिल रही है। अभी जो पिछले दिनों प्रदर्शन हुआ सरकार के खिलाफ, दिल्ली से लेकर के पटना तक में कई ऐसे घटनाएं आई कि मंत्री की बेटी, जो असम के का जो मंत्रिमंडल है भाजपा सरकार का, हिमंता बिश्व शर्मा का, उस सरकार में एक मंत्री है, उनकी बेटी भी प्रदर्शन में आई और खूब जोर शोर से भाग ली। वो लड़की तो अरेस्ट नहीं हुई है चूंकि मंत्री की बेटी, लेकिन ढेर सारे वैसे लड़के जो प्रदर्शन में भाग लेकर के आए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये भी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले कह दिया है कि नाबालिग बच्चों को आप छोड़ दें, बिहार सरकार के होम मिनिस्ट्री ने या ये होम सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जिस आंदोलन में जो भी पकड़े गए हैं, जो मुकदमा दायर किया गया है, वो मुकदमा खत्म किए जाते हैं, किसी को पकड़ा नहीं जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं कल भी वीडियो देख रहा था जिसमें ये था कि लड़कियों को पकड़ रहे हैं। लड़की कह रही है, पट्टा कंकड़बाग की लड़की का है, लड़की जा रही थी, उसको कई पुलिस वाली महिलाएं हैं जो पकड़ रही हैं, और वो कह रही है कि मैं क्यों पकड़ रही हूँ, लोग भी कह रहे हैं क्यों पकड़ रहे हैं। उसने कहा कि मैं प्रदर्शन में नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारा फोटो मेरे पास है, तुम्हारे सब वीडियो मेरे पास है, चलो। तो धर पकड़ का काम चल रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय यही सब चल रहा था। जमींदार साहब जो है वो राजभक्त थे, आज भी ढेर सारे हैं जो भक्ति में डूबे हुए हैं, उस समय भी थे जो भक्ति में डूबे हुए थे, उस समय थे जो बहुत लोग लड़ रहे थे, भगत सिंह और कितने सारे नाम। ये लाल का किरदार उन्होंने गढ़ा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भगत सिंह का की परछाया इस पे है, क्योंकि आखिर में फांसी हो जाती है लाल को। क्या कहेंगे प्रफुल्ल भाई? जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। हम प्रेमचंद की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे, करते करते अचानक इस समय में जब जैसा कि धनंजय सर चर्चा कर रहे थे, जो जेएनजी का जो ये आंदोलन हुआ है और उसके जो कई सारी उत्तेजनाएं और निष्कर्ष और उसकी कई प्रेरणाएं हवा में चारों तरफ हैं। ऐसे में आजादी के आंदोलन की याद आना स्वाभाविक है, और आजादी के आंदोलन के उस क्रांतिकारी दौर के लेखकों की भी याद आई। और पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका नाम बेचन इसलिए पड़ा था कि इनकी जो मां ने 1 रुपये में इनको बेच दिया था अपनी पड़ोसन। उस जमाने में ऐसा रिवाज हुआ करता था कि इनसे जो पहले के की जो संतानें थी वो काल कवलित हो जाया करती थी, यानी कि मृत्यु उनकी हो जाया करती थी। तो उससे बचाने के लिए, अपने को निर्मोही साबित करने के लिए कि मेरा कोई नहीं है, पर उसी को बेच दी थी 1 रुपये। हालांकि देख रेख यही करती थी, तो वो टोटका था, तो उसी से इनका नाम बेचन पांडे हो गया, बेचन पांडे से हो गया। उग्र इन्होंने साहित्यिक नाम रखा, और ये इनके स्वभाव का एक हिस्सा है। ये HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये मेंबर थे,
और सचिंद्रनाथ सन्याल से इनका खास संपर्क था और क्रांतिकारियों के संपर्क में थे। हालांकि इन्होंने अपनी जीवनी में अपनी बात या क्या उसका नाम उसमें उन्होंने लिखा है कि इनका, और उन्होंने सचिंद्रनाथ सन्याल को भी जो पत्र भी जो लिखा था वो भी प्रमाण है। उन्होंने लिखा कि मैं हथियार तो नहीं उठा सकता क्योंकि उसमें मेरी गतिविधि नहीं है, लेकिन मैं हाँ वैचारिक रूप से और लेखन के माध्यम से ये काम कर सकता हूँ। हालांकि पत्रिका संपादन के क्रम में भी इनकी कई चीजें जब्त हुई, कहानियां जब्त हुई और इनको खुद भी जेल का सामना करना पड़ा, जेल यात्रा करनी पड़ी, जेल की सजा हुई। ये मोटा मोटी पृष्ठभूमि है इनकी। और देखिए कि 1919 को याद कीजिए, कहानी 1920 के आसपास लिखी है, छपी हुई है। आप 1919 को याद कीजिए जिसमें जालियांवाला बाग कांड हुआ था, और ये जालियांवाला बाग कांड हुआ था जिसने पूरे पंजाब ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया था। पश्चिम बंगाल के आज का पश्चिम बंगाल तक का बंगाल नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था और पूरे भारत के जगत में बौद्धिक क्रांति भी थी। तो यहाँ पर दो माताओं की चर्चा है जो भगत सिंह की माँ थी जिनका नाम था विद्यावती। विद्यावती ने अपने पुत्र को जिस निगाह से देखा था वो एक नॉन फिक्शनल माँ थी, उनके परिवार की माँ थी जाहिर है। और दूसरी माँ याद आती है गांधी की माँ, जिनका नाम था पुतली बाई। तो पुतली बाई गांधी की माँ, विद्यापति भगत सिंह की माँ और जानकी लाल की माँ। तो ये जो तीन माँ है कहानी में है और दो वास्तविक है। मैं आपसे आज ये कहने की अनुमति चाहता हूं कि भगत सिंह अहिंसक थे और गांधीवादी हथियार का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब बहुत सारे लोगों को ये बात चौंका सकती है कि भगत सिंह के बारे में मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं, क्योंकि अहिंसा का आंदोलन दूसरे पर हिंसा नहीं करना है, दूसरे को अपनी हिंसा का, हिंसक वृत्तियों का शिकार नहीं बनाना अहिंसा है। दूसरों की अहिंसा का शिकार हो जाने में कोई गुरेज नहीं है। इस जोखिम को उठा सकता है अहिंसक आंदोलन भी, और खुद गांधी ने भी उठाया था। गांधी जी की जब हत्या हुई उस समय में उनको इनपुट था, उसके पहले उनकी हत्या की कई बार कोशिश हो चुकी थी और वहां अतिरिक्त फोर्स देने की बात थी। तो गांधी जी ने कहा मैं अहिंसक हूं, मैं किसी पर हिंसा नहीं कर सकता, लेकिन अपने ऊपर मैं हिंसा बर्दाश्त कर लूंगा, और उन्होंने मना कर दिया था। उस समय के दस्तावेज गवाह। भगत सिंह ने भी जब बम का प्रयोग किया था तो किसी को मारने के लिए नहीं, बहरे को सुनाने के लिए और ध्यान आकृष्ट करने के लिए मार सकते। तो उस दर्शन का उन्होंने ये किया और उन्होंने हिंसा को बर्दाश्त भी किया और फांसी की सजा होने की जो आशंका थी उसको स्वीकार भी किया। हाँ, कई जगह जिस क्रांतिकारी दल में वो थे, वो क्रांतिकारी दल बहुत विचार विमर्श के बाद ही हत्या का कोई कदम उठाता था, लेकिन क्योंकि बार बार उनका सिद्धांत जो था एक अहिंसक समाज की तरफ था। तो गांधी की जो माँ थी वो भी काफी गांधी जी की प्रेरणा की स्रोत थी, और जो भगत सिंह की माँ थी विद्यापति वो भी प्रेरणा की स्रोत थी। अब ये जो जानकी माँ है, क्योंकि माँ ही अपनी संतान को गढ़ती है, ये जो माँ है जानकी। अब जो जमींदार साहब थे वो इस बात को समझते हैं, इस कहानी में आगे चलकर देखते हैं ये लड़का कहीं कुछ करता नहीं है, सिर्फ बकबक विचार करता है, बोलता है, ये ठीक है, और ये बोलता है, लेकिन ये कोई षड्यंत्र करने वाला लड़का नहीं है। जाने इस पर कौन सा गलत मुकदमा लगाया गया, तो वे भी महसूस करते हैं कि इसमें पुलिस की चालबाजी है। लेकिन जब उनसे बातचीत हो रही होती है कि तुम ये सब क्यों करते हो, तो वो क्या कहता है? लाल का आदर्श क्या? लाल कहता है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए, और उस सर्वनाश में मेरी भी कोई भूमिका हो। इस सर्वनाश की बात करें ये लाल, जब उनसे बहस हो रही कि तुम ये सब क्यों करते हो, तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका नाश हो जाए, और उसमें मेरा भी कोई योगदान हो, आगे आकर कहता है, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। जब उनसे पूछा जाता है कि ये लाल के बारे में, लाल क्या तुम्हारे साथ और जो बच्चे हैं उसके दोस्त हैं, तो उसकी माँ क्या कहती है? उसकी माँ कहती है कि वे सभी मेरे लाल की ही तरह हैं, और सभी मेरे लाल की तरह मुझे प्यारे हैं, प्यारे लगते हैं, प्यारे दिखते हैं। और कैसे हैं? जैसे जैन जी को आपने देखा, सभी लापरवाह, वे इतना हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। ये जो नाचना, हंसना, गाना बजाना और सामने वाले को मुग्ध कर देना, एक से एक क्रांतिकारी बातों को सुनाते हुए, यही तो इनका लक्षण है। यही तो जैन जी से आज कहते हैं, जे युवा और टीनेजर्स कहते थे हम लोग पहले, उनका यही तो लक्षण है। और ये कहती है
वो कहती हैं कि बच्चे मुझे कहते हैं, लाल कहता है, और बच्चे जो उसमें एक बंगर जो एक बीच का था, लंबा चौड़ा तगड़ा, जो ग्रुप लीडर की किस्म का था, वो कहता है कि माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। ये भारत माता कौन है, इसकी पहचान उन लोगों को नहीं हो पाती है जो लोग आज सत्ता में हैं और जिनकी विचारधारा आजादी के आंदोलन के पूरे दर्शन के ही खिलाफ थी। इसीलिए आज वो भारत माता को नए नए सिरे से तलाश रहे हैं, आज भी तलाश रहे हैं। आज भी उन्हें वंदे मातरम का सही अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन वो तलाश रहे हैं, और उनकी तलाश चूंकि गलत दिशा में जाती है। तो बहरहाल ये एक दूसरा प्रसंग है, लेकिन लाल की माँ कहती है कि सभी बच्चे हमें कहते हैं कि माँ तू ठीक भारत माता सी लगती है। हर माँ भारत माता हो जाती है। और हमने अभी जंतर मंतर के आयोजन के क्रम में देखा कि हर घर जंतर मंतर हो गया, हर माँ बेटी और बेटा और घर का एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हो गया, जो नहीं शामिल हुए उन्हें भी न शामिल होने का दर्द था। तो उस पर ये हो तो, मगर उस दिन वे यही बक रहे थे। वो एक जगह इसमें आया है, वो कहते हैं, उसकी माई कहते उस दिन ये यही बक रहे थे, पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमी के बच्चों को त्रास देते हैं। पुलिस अभी देखिए आपने जो उदाहरण दिया उसी के परवटम यहाँ पर जो कहानी में जो कथोपकथन है वो देखिए, बोलते हैं पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को बुलाना है, धीरे धीरे मिटाना है, बुलाना है। तो ये इस कहानी में ये बात आई है कि नीच, और जो इसका चरित्र है ये उस समय की भी बात है। तो आज देखिए आज लड़ाई क्या हो रही है, हमने क्यों इस कहानी को चुना। आज लड़ाई ये हो रही है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लड़ाई हो रही है। उसमें कहते हैं कहानी में कथोपकथन है, लोग ज्ञान न पा सके। आप धनंजय सर इसको देखेंगे अपने रंग से, लोग ज्ञान न पा सके, इसीलिए इस सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर और स्वाधीन न हो सके, इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीति मर्दक कानून गढ़े हैं। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पहले हुए पशुओं को शराब से, सेना के नाम पर पाले हुए पशुओं को शराब से, कबाब से मोटा ताजा रखती है यह सरकार। धीरे धीरे जोंक की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन को चूसती चली जा रही है यह शासन प्रणाली। ऐसी जो शासन प्रणाली होती है वो धर्म को भी चूस लेती है। ये इस कहानी में यह बात उस समय में लिखी गई थी, एक अविरल परंपरा है। लेकिन जो जमींदार साहब हैं वो कहते हैं लाल की माँ को, वह पागल है, भोगेगी, यानी कि लाल पागल है और तुम भोगोगी। वो अपने आप बताते हैं, वो चरपाई पर गिर गए, उन्हें लाल के कामों पर घोर खेद हुआ। उन्होंने न जाने किस पुलिस के दरोगा को मारा था, ये उनको पता नहीं है। वो कहानी में है कि वो अफसोस करते हैं कि उन्हें न जाने किस पुलिस दरोगा को मारा था, और न जाने कहाँ, न जाने किस पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गई, लेकिन उनको अंत तक यह विश्वास रहा कि यह सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब सब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, तब वे जब बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे, वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। ये विश्वास उनको है, लेकिन वे नहीं छूट पाते। ये न्यायपालिका पे विश्वास है, लेकिन न्यायपालिका क्या है ये अपने आप में ये है, बिल्कुल विश्वास है। और ये होता है क्या कि बाकी तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि लाल निर्दोष है, लेकिन यह मौके क्योंकि किस पुलिस को मारा, किस सुप्रिंटेंडेंट को मारा, लोगों को कोई खबर नहीं है, कोई भनक नहीं है। लेकिन लोगों के सामने आज भी जो मुसीबत होती है वो यही कि कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता, विद्रोही की माँ से संबंध रखकर। इसलिए लाल की माँ के साथ कोई नहीं खड़ा हो पाया। देखिए पांडे बेचन शर्मा सिर्फ कहानी या मनोरंजन लिखना इनका लक्ष्य नहीं था। इनको उस समय के कई, आप जानते हैं कि माँ की भूमिका जीवन में बहुत होती है। आपको मैं याद दिलाऊं कि जो उपेंद्र नाथ के हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं, उनके पुत्र जो नीलाभ हैं पहले बीबीसी में थे और हम लोग के करीबी भी रहे हैं किसी समय में। तो हालांकि आजकल तो उतना संपर्क नहीं है, लेकिन नीलाभ जी ने इसका मदर करेज का अनुवाद किया था हिम्मत माई के नाम से। और हिम्मत माई के नाम से
ये इसका काफी मंचन नाटक हुआ है और बहुत ही प्रभावशाली नाटक है। यानी कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिसकी भूमिका को काफी ये करके रखा गया, उतना प्रकाश में नहीं आया है, जो महिलाओं की भूमिका है और खास करके घर में जो माँ की भूमिका है। किसी भी आंदोलन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में माँ की भूमिका को निश्चित रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए और ये यहाँ पर इस कहानी में उस बात को भी रेखांकित की गई है। बहुत बढ़िया। पांडे बैजंत शर्मा की कई कहानीकार उस समय के हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रेमचंद तो प्रेरणा स्रोत थे ही। हम लोग दिन पंच परमेश्वर पर बात कर रहे थे न्याय के संदर्भ में। न्याय के संदर्भ में कभी चर्चा करेंगे, धनंजय से अगर अनुमति देंगे तो। रांगे राघव की भी कहानी है, सेम शीर्षक है, पंच परमेश्वर। तो ये जो उनकी भी वही कहानी है। तो न्याय की तलाश हमेशा रही है और जो आंदोलनकारी रहे हैं उनको माँ की तलाश रही है। भारतीय स्वभाव में पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मानविकीकरण एक अलंकार बोलते हैं। ये प्रकृति की वस्तुओं को भी मानविकीकरण करके उससे बात करते हैं। हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां जितना है वो सब मानकीकरण की, मानविकीकरण, सबको मनुष्य के समान मान करके उनसे संवाद करते हैं। हमारी परंपरा तो रही है पशुओं से भी, फूलों से भी, जमीन से भी, घास से भी, वृक्ष से भी संवाद करने की हमारी परंपरा रही है। लेकिन आज हम जिस स्थिति में फंसे हुए हैं उस स्थिति में शासन का सबसे बड़ा सूत्र संवादहीनता में है। तो निशब्द शासन, संवादहीन शासन कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता। दूसरे को खामोश करा देने वाला शासन लोकतंत्र नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों में हम नागरिक के चैनल से आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आपको अगर पांडे बैजंत शर्मा उग्र की कहानी माँ मिले, उसकी माँ मिले जिसका नायक लाल है, तो आप जरूर उसका पाठ करें, उसको देखें, उसकी करुणा को समझें। और ये क्रांतिकारी कथा है और क्रांतिकारियों की तरफ से लिखी हुई कथा है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात आपने कही प्रफुल्ल भाई कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान माओ को उस तरीके से रेखांकित नहीं किया गया। माओ की जबकि बड़ी भूमिका है और इसमें माँ रेखांकित हुई है इस कहानी में। बहुत बढ़िया आपने कहा है। देखिए, एक तो पहले भारत माता का वर्णन जो किया है, जो आप कह रहे हैं भारत माता कौन, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने किताब भी लिखी है, कौन है भारत माता, कौन है भारत माता। नेहरू इस पर काफी बढ़िया बोल चुके हैं। लेकिन खैर, यहाँ जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उसी दिन उसी लड़के ने एक दिन जब मैं हलवा परोस रही थी, माँ बता रही है जानकी, मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी, वो बूढ़ी, उसका उजला हिमालय है तेरे केश। हाँ, नक्शे से साबित करता हूँ तू भारत माता है। सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और यमुना, ये नाक विंध्याचल, ठोड़ी कन्याकुमारी और छोटी बड़ी झुर्रियां रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियां हैं। जरा पास आ मेरे, तेरे केशों को पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूं, वो बर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध न होगा। आगे है प्रफुल्ल भाई, तो ये भारत माता का वर्णन जिस तरह से किया है, उसके बाद वो कहते हैं, म्यांमार कहते हैं। जी जी, तब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है लाल को, ये बताते हैं कि जमींदार साहब लिख रहे हैं। धनंजय सर, एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान में लाने की जरूरत है, जब भारत माता की कल्पना होती है तो उसमें पाकिस्तान उससे बाहर नहीं होता है, नहीं होता है, म्यांमार भारत नहीं होता, अफगानिस्तान बाहर नहीं होता, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश भी बाहर नहीं होता है। बहुत सही कहा जी, बांग्लादेश भी बाहर नहीं होता है। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत माता को इस संदर्भ में समझना चाहिए। जो पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है वह एक संतान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि जमींदारी के कुछ जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया था। लौटने पर बंगले में घुसने के पूर्व लाल के दरवाजे पर जो नजर पड़ी तो भयानक सन्नाटा नजर आया, जिससे घर उदास हो, रोता हो। भीतर आने पर मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने उदास मुख खड़ी हो गई। तुमने सुना नहीं तो? कौन सी बात? लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है और लाल के यहाँ जो है, उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र पाए गए हैं। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज उलटने के चेष्टा आदि के अपराध लगाए गए हैं। वो बोलते हैं, मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि ये लौंडा धोखा देगा। अब ये बूढ़ी माँ बेचारी मरी, वो कहाँ है? तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी। आगे है कहानी में, उससे हम आगे निकल जाते हैं। वो है कि
उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था? प्रायः कोई नहीं। सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिल रहा था। आज भी ऐसी स्थिति है। फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं का भाई। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वह बूढ़ी रहा करती थी। वह ये लोटा थाली ये शैली का चमत्कार भी, जो मिला भी वो नहीं का भाई, मैंने मिला वो बिल्कुल मिलने जैसा नहीं था। नहीं का भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वह बूढ़ी रहा करती थी। वह लोटा थाली जेवर आदि बेच बेच कर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन पहुंचाती, फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोड़ती, गिड़ाती, कहती सब झूठ है। जाने कहाँ से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे घरों से पैदा कर दी। वे लड़के केवल बातूनी है। हाँ, मैं भगवान का चरण छूकर कहती हूँ, तुम जेल में जाकर देखा वकील बाबू, भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं? उसका तन सूख कर काटा हो गया। माँ का धनुष, कमर झुककर धनुष सी हो गई, आंखें निस्तेज, मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद न किया। कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन झुंझलाकर उन्हें झिड़क देते थे। उसको अंत तक ये विश्वास रहा कि ये सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, तब ये बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई, जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बंगड़ लठैत को तथा दो और लड़कों को फांसी और 10 को 10 वर्ष से 7 वर्ष की कड़ी सजाएं सुना दी। वो अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़ियां बजाते मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगड़ की नजर उस पर पड़ी। माँ, वो मुस्कुराया। अरे, हमें तो हलवा खिला खिला कर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहे। ये एकदम मुझे लग रहा है कि ये जो भगत सिंह और उनके साथ जो दो साथी थे, वो तिकड़ी जो है ऐसे खुदीराम, ऐसे ही बना के रखा। यहाँ खुदीराम है। खुदीराम बोस है जी, अच्छा। उनके साथ भी और वो साथी थे। हमें खुदीराम ने एक गीत गाया था, फिल्मों में भी आया, उन्होंने कहा था, एक बार विदा दाओ माँ, आवार फिरे आसी, आवार चरबो फांसी, हंसे हंसी चरबो आवार फांसी, एक बार विदा दाओ माँ। तो उसके बाद वो गीत को लोगों ने डेवलप किया है। तो उसने ये कहा था कि माँ एक बार विदा दो, इस बार जा रहा हूँ, फिर आऊंगा और फिर हंसा, इस बार हंस हंस के फांसी चढ़ूंगा और फिर चढ़ूंगा। वो उसी के बाद से वंदे मातरम उन्होंने कहा, और वंदे मातरम को एक क्रांतिकारी इतनी जबरदस्त ऊर्जा मिल गई जो आज तक भारत में व्याप्त है। कुछ लोग उस ऊर्जा को बाहर से कानून के दायरे से नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो आज से कानून के दायरे में महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जो ध्वनि है वंदे मातरम की। जी, तो आगे वो है, वो मैं वो प्रसंग भी सुनाऊंगा जो पटना का लड़का अपनी माँ से कहा था। बल्कि मैं सुना ही देता हूँ, फिर वो उस परिदृश्य में आज और कल में समझ में आएगा। जी जी देखिए, जी। पटना में अभी जो लड़के गिरफ्तार हुए, उसमें बड़ा अच्छा उसने कहा। छात्र प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों को जब पुलिस बल से छज्जू बाग स्थित जज आवास लेकर पहुंची, तब एक भावुक पल देखने को मिला। बस के अंदर बैठे एक छात्र ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम खाना खाई हो? सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? अरे, कुछ खा लो, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। छात्र प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों को अलग अलग थानों से पुलिस की करीब 6 गाड़ियों से पहले सिविल कोर्ट, फिर जज आवास ले जाया गया और मौके पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। तो ये दृश्य जो है, जो भावुक करने वाला दृश्य है, वही दृश्य देखिए यहाँ बन गया है प्रफुल्ल भाई। वो कहता है कि माँ, हमें तो हलवा खिला खिला कर तूने गधे सा तगड़ा बना दिया है, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहे। मगर तू स्वयं सूख कर काटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? सेम देखिए रिपीट हो जाता है। माँ, उसके लाल ने कहा, तू भी जल्द वहीं आना जहां हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी देर का रास्ता है, एक सांस में पहुंचेगी माँ। वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे, समझती है? वहां बड़ा आनंद है। आएगी न माँ? बंगड़ ने पूछा। आएगी न माँ? लाल ने पूछा। आएगी न माँ? फांसी दंड प्राप्त दो दूसरे लड़कों ने भी पूछा। और वह टुकुर टुकुर उनका मुंह ताकती रही। तुम कहाँ जाओगे पगलो? जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए, तब से शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने में डरता था। उसे रास्ते में देखकर जाने पहचाने बंगले झांकने लगते। मेरी स्वयं अपार प्रेम था,
उस बेचारी बूढ़ी पर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता विद्रोही की मां से संबंध रखकर। जो देश के लिए लड़ते हैं उनके लिए समाज के लोग किस तरीके का सलूक करते हैं, ये बड़ा उदाहरण इसका है। वो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे जमींदार हो, चाहे और दूसरे लोग, वो आज भी देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर से पटना तक या सिवान तक जो लड़के सड़क पे उतरे थे, वो केवल अपनी नौकरी के लिए थोड़े उतरे थे, उन पुलिस वालों की नौकरी के लिए भी उतरे थे जिनके बेटे पढ़ाई कर रहे होंगे। वो दूसरे अफसरों के बेटों के लिए भी उतरे थे, जो घर में बैठे हैं उनके बच्चों के लिए भी उतरे थे, ताकि पेपर लीक ना हो। लेकिन उसको गोली लगी, उसको डंडा लगा, उसको जेल हुई, वो अभी पता नहीं क्या क्या होगा, उसको गुंडे मार रहे हैं। वही दृश्य यहाँ है। आजादी से अलग दृश्य नहीं है प्रफुल्ल भाई। आजादी के समय जो दृश्य था, ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, और उससे भी खतरनाक। तब कम से कम कोई पुलिस परेशान करती थी, कोई धर्म के नाम पर गुंडे नहीं होते थे जो परेशान करते थे। वो आज परेशान कर रहा है। खैर, आगे आते हैं इसमें। आगे कहानी में है कि उसने चुपचाप मेरे हाथ में वो पत्र दे दिया। मैंने देखा उस पर जेल की मुहर थी। सजा सुनाने के बाद वो वहीं भेज दिया गया था, ये मुझे मालूम था। मैं पत्र निकाल कर पढ़ने लगा। वह उसकी अंतिम चिट्ठी थी। मैंने कलेजा रखकर उसे जोर से पढ़ दिया। वो माँ तो नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन जमींदार साहब पढ़ते हैं वो चिट्ठी को। माँ के नाम जो उसने चिट्ठी लिखी थी लड़के ने, उसमें लिखा है, मैं अगर भावुक हो गया तो संभालिएगा प्रफुल्ल भाई, पढ़ लीजिएगा। माँ, जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उसके सवेरे मैं बाल अरुण किरण पथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा है। मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी ही रहोगी। मैं तुमसे दूर कहीं जा सकता हूँ माँ। जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है। दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं बंगड़ वह, ये सभी तेरे इंतजार में बैठे रहेंगे। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे। हाँ माँ, तेरा लाल। आखिर में है प्रफुल्ल भाई की, आखिर में ये बोलते हैं कि मैं पुनः सोचने लगा, वह उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी। खिलौने की तरह, आराती की तरह उसे दुलारती और संवारती फिरती थी। पर आह के छोकरे, माँ, फिर वही आवाज। जरूर जानकी रो रही है, जरूर वही विकल व्यथित विवश बिलख रही है। हाय री माँ। अभागिनी वैसे ही पुकार रही है जैसे वो पाजी गा गा कर, मचल कर, स्वयं को खींच कर उसे पुकारता था। अंधेरा धूमिल हुआ, फीका पड़ा, मिट चला। उषा पीली हुई, लाल हुई। रवि रथ लेकर वहां क्षितिज के उस छोर पर आकर पवित्र मन से खड़ा हो गया। मुझे लाल के पत्र की याद आ गई। माँ, मानो लाल पुकार रहा था, मानो जान की, मानो जान की प्रतिध्वनि की तरह उसी पुकार को गा रही थी। मेरी छाती धक धक करने लगी। मैंने नौकर को पुकार कर कहा, आगे पढ़िए प्रफुल्ल भाई, नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे। हाँ नहीं, उसको थोड़ा धीरज के साथ तो पढ़ना ही होगा। उसमें और भी कई कहानियां उन्होंने लिखी है, माँ कैसे मरी अलग नहीं, से इसका उन्होंने इसका लिखी है। आखिर बहुत भावुक कर देने वाला, रुला देने वाला है। जो कह रहा है कि हाँ, मेरी छाती धक धक करने लगी, मैंने नौकर को पुकार कर कहा, देखो तो लाल की माँ क्या कर रही। जब वो लौट कर आया तब मैं एक बार पुनः मेज और मेजिन के सामने खड़ा था, हाथ में रबड़ लिए उसी उद्देश्य से। उसने घबराए स्वर से कहा, हुजूर, उसकी तो अजीब हालत है, घर में ताला पड़ा है, और वे दरवाजे पर पांव पसारे, हाथ में कोई चिट्ठी लिए मुंह खोले मरी बैठी है। हाँ सरकार, विश्वास मानिए, वह मर गई है, सांस बंद है, आंखें खुली। मैं तब भी रो देता था प्रफुल्ल भाई, जब ये बचपन में कहानी पढ़ता था। कुछ जी। बदला नहीं मेरे लिए, लगता है जी। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है। इस कहानी का जिस ढंग से डिस्क्रिप्शन किया गया तो काफी भावुक है, क्योंकि इस कहानी के पीछे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के और हमारे जीवन की कई सच्चाइयां हैं, और इन सच्चाइयों को समझना होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि भावुकता तो जगह है, वो तो बहुत कीमती चीज है।
लेकिन इसको देखने के लिए भारत में, ऐसा मैंने पहले कहा कि माँ के संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में ही नहीं, जीवन यथार्थ के संदर्भ में भी देखना होगा। हमारा, अगर आपकी अनुमति होगी और पाठक लोग अगर चाहेंगे उनसे पूछिएगा, अगर उनकी इच्छा होगी, तो माँ के इस क्रमिक विकास, जो पारिवारिक विकास के क्रम में भी इसको देखा जाना जरूरी है। और यहाँ पर हम अगर चाहें तो हम फिर प्रेमचंद की तरफ लौट सकते हैं। प्रेमचंद की कहानी, दो कहानी मेरे ध्यान में है, जिससे कि खाला भी माँ ही का रूप थी जो पंच परमेश्वर में थी। लेकिन दो कहानी, बूढ़ी काकी मेरे खास ध्यान में है कि बूढ़ी काकी जो भीष्म साहनी के यहाँ आते आते माँ हो जाती है चीफ की दावत में। तो इन दो कहानियों को भी अगर जोड़ करके हम देखेंगे तो बदलते हुए रिश्तों और हमारे बदलते हुए मनोवैज्ञानिक स्थितियां और पारिवारिक संबंध और रिश्तों में पड़ने वाले फर्क और नए बदलावों की सूचना भी हमें मिलेगी। ये साहित्य की खासियत है कि वो कहानी वहां पर जहाँ से शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है वहां खत्म नहीं होती है, जहाँ से शुरू होती है वहां से शुरू नहीं होती है, ये काल के क्रम में चलते रहती है, विकसित होती रहती है। ये कहानियां आज भी हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। और इन बच्चों को जब इन कहानियों से परिचय होता है इनका, तो जाहिर है कि बच्चा के मन में या बालक मन में उनको उस तरह की उत्सुकता होती है। तो हम पाठकों से हम अनुरोध कर सकते हैं कि वे जो ऐसे जो कहानियां होती हैं, इनकी बैठकों में इस तरह की बातचीत में पूरी की पूरी समीक्षा नहीं हो सकती है, पूरा का पूरा संदर्भ नहीं हो सकता है, हम आपको आपके मन में उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कहानी को फिर पढ़िए और खुद अपने आप में भी रिक्रिएट कीजिए। हम आते रहेंगे आपके साथ। और ऐसी कई कहानियों को लेकर के मेरे दिमाग में कई कहानियां गड़बड़ हो जाती हैं चीजों को लेकर के। बिजमजानी की कहानी है, शेखर जोशी की कहानी है, नवरत्न में संजीव की कहानी है, उदय प्रकाश की कहानी है, तो भिन्न भिन्न तरह की और विदेशों की भी कहानी है। कई कहानियां हमारे इनके टॉलस्टॉय की कई अच्छी कहानियां हैं, मार्क्सेस की कई कहानियां हैं। तो इन कहानियों के साथ हम आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन पाठकों से भी अनुरोध, वे भी हमारा मार्गदर्शन करें और अपनी पसंद की कहानी और कथानक की बात करें, तो हमें भी उत्साह मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। जी जी। तो ये कहानी जो है वो, हालांकि लेखक अपनी कल्पना से लिखता है, लेकिन किरदार जो है हमारे आसपास के होते हैं। जैसा कि प्रफुल्ल भाई ने कहा कि खुदीराम बोस, इसके लाल में कहीं न कहीं खुदीराम बोस थे वो जो कह जी रहे जी हैं। मुझे भगत सिंह दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन और भी बहुत सारे लोग जो देश। जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था, तो जी जालियांवाला बाग का बहुत गहरा असर पड़ा था भगत सिंह पर। तो उनकी माँ विद्यावती से और उनकी बड़ी बहन थी, इनसे भगत सिंह की जीवनी को जाकर पढ़िए। तो इस विषय पर उनका, कितने समय में वो लाहौर कॉलेज के शायद छात्र थे, तो उस विषय में लेकर के उनके परिवार में कितना उसको लेकर के बहस मुबाहिसे होते थे। और उनकी माँ जिनका नाम विद्यावती था, उनकी क्या भूमिका, उनका क्या पक्ष हुआ करता था उनकी बड़ी बहन के साथ। यानी कि एक पूरा का पूरा पारिवारिक निर्णय होता है। कोई अकेला आदमी ना क्रांतिकारी होता है, ना कोई अकेला आदमी चल निकलता है कुछ करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था। और माँ उस परिवार का केंद्र बिंदु हुआ करती है, इसलिए माँ के साथ जो रिश्ता है उसको फिर से समझने की और बार बार समझने की जरूरत है। इसे कानून के दायरे में ले जाकर समझने की, राजनीति से बचने की भी जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ, वंदे मातरम कहते हुए किसी कानून की नहीं, बल्कि हृदय के उस उमंग की याद आनी चाहिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए आदमी को, नौजवान को प्रेरित कर देता है। जी जी। और पांडे बच्चन शर्मा जी, चूंकि यथार्थवादी कहानी है और वो दृश्य जो उस समय का दृश्य था उसको पर्दे पे ला देते हैं, कहानी के पन्ने पे उतार देते हैं। मैं पढ़ते हुए भी जो है आंख भर आई। कई सारे लोग हैं जिनको पढ़ते हुए आंख भर आती है। कोई कह सकते हैं कि अति भावुक हैं आप, लेकिन अगर आप दिल की गहराई से महसूस कीजिएगा तो आपको लगेगा वो सारे दृश्य खड़े हो जाते हैं। कहानीकार की सफलता है और इसीलिए कहानी कालजयी कहानी है, बच्चों के कोर्स में पढ़ाई जाती है। मैं तो बचपन में ही पढ़ा था, हाई स्कूल में शायद पढ़ा था प्रफुल्ल भाई। जी जी तो आपको कहानियां कैसी लगती हैं हमारी, किस तरह से हम बात करते हैं? प्रफुल्ल भाई बड़ा बढ़िया विश्लेषण करते हैं, और आप भी अपना जो पक्ष है, जो बिंदु है, वो जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।